हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशन ऐप शिक्षा हब पे। फ्रेंड्स, आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे मानव रक्त। पीछे का जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, और हमने जाना था कि रक्त परिसंचरण तंत्र का रक्त एक महत्वपूर्ण भाग है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिएगा, रक्त की अगर हम बात करें तो रक्त जो है, ब्लड जो है, ये रक्त परिसंचरण तंत्र का एक मुख्य भाग है। रक्त के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। सबसे पहले हम जाने कि रक्त के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं। तो रक्त के अध्ययन को स्टडी ऑफ ब्लड, हिमेटोलॉजी होती है। क्या होती है? हिमेटोलॉजी। उसी तरीके से रक्त के दो भाग होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, जिसे इंग्लिश में भी क्या बोला जाता है? प्लाज्मा। और जो दूसरा भाग होता है इसे बोलते हैं रक्त रुधिराणु, और या फिर आप बोल सकते हो इसे रक्त कणिकाएं। क्या बोल सकते हो? रक्त रुधिराणु की जगह आप बोल सकते हो रक्त कणिकाएं, और इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड कैप्सूल्स। अब यहाँ पे एक चीज की नोटिस में रखिए कि कंप्लीट ब्लड एक मनुष्य के अंदर कितना होता है? 100% ही होता है। अब इस 100% भाग का प्लाज्मा की अगर हम बात करें, प्लाज्मा कितना भाग होता है? तो कितना होता है जी? लगभग 55 से 60%। कितना होता है? 55 से 60%। उसी तरीके से रक्त रुधिराणु या रक्त कणिकाओं की बात करें तो कितना होता है? 40 से 45%। कितना होता है जी? 40 से 45%। यानी प्लाज्मा का जो भाग है वो है 55 से 60%। रक्त रुधिराणु की बात है वो करें तो क्या बताओगे? 40 से 45% इसका भाग जो होता है वो किसका होता है? रक्त रुधिराणु का होता है। अब प्लाज्मा जो है ये ब्लड का द्रव भाग होता है। कौन सा भाग होता है? द्रव भाग, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। अब द्रव भाग कैसे? क्योंकि इसमें प्लाज्मा में 90% की मात्रा में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। प्लाज्मा जो होता है इसमें 90% की मात्रा में क्या होता है जी? जल होता है। और बची हुई 10% की जो मात्रा होती है, बची हुई जो 10% की मात्रा होती है आपकी, वो होती है पोषक पदार्थ की, यानी न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, ये सब। तो ये प्लाज्मा जो है ये ब्लड का द्रव भाग होता है। 90% की मात्रा में इसमें क्या होता है? जल। और 10% जो बचा हुआ भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं जी? उसको बोल देते हैं 10% भाग जो बचा हुआ है उसको बोल देते हैं पोषक पदार्थ। अब यहाँ पे अगर आपसे बोल दें कि ये जो रक्त रुधिराणु है इसके कितने भाग होते हैं, तो इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है आरबीसी। आर का मतलब हो गया रेड, बी का मतलब हो गया ब्लड, सी का मतलब हो गया करप्शंस। तो यानी हिंदी में अगर हम बात करें तो ये हो गया लाल रक्त कणिकाएं। क्या हो गया? ये लाल रक्त कणिकाएं। उसी तरीके से दूसरा जो भाग होता है वो होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स। क्या होता है? व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या जी? श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या बोल सकते हो आप इसको? श्वेत रक्त कणिकाएं। थर्ड जो पार्ट होता है इसका वो होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है जी? प्लेटलेट्स इसका थर्ड पार्ट होता है। कौन सा भाई? प्लेटलेट्स जो है ये इसका होता है थर्ड पार्ट। प्लेटलेट्स इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में इसे रक्त बिंबाणु बोलते हैं, लेकिन पेपर में आपके हिंदी में भी प्लेटलेट्स से लिखा आता है। तो ये 3 भाग हो गए किसके? आपके रक्त रुधिराणु के। समझ गए इतनी बातें? तो आगे हम देखते हैं, एक एक करके इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिएगा, इतने इसको मिटा लेते हैं। अगर आपको कुछ ना समझ में आता हो तो वीडियो रिपीट करके देखिएगा। जितना हो सका आपका रिजल्ट अच्छा बनवाने की कोशिश करेंगे। नई नई चीजें जो भी एग्जाम में आ रही हैं वो आपको जरूर पढ़ाई जाएंगी, सारी की सारी इस ऐप पे। आपको अपने पैसों का हक जो है वो कंप्लीट दिया जाएगा। जैसे कि आप जानते ही हो कि हर एग्जाम में आजकल करंट का पोर्शन जो है वो डाल रहे हैं, तो करंट का पोर्शन भी आपको पढ़ाया जाए। तो यहाँ पे देखिएगा, अब एक चीज यहाँ पर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए रक्त में ग्लूकोज का स्तर कितना होता है, रक्त में, आरबीसी के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए रक्त में ग्लूकोज का स्तर पूछा जाए आपसे कि ब्लड जो होता है, ह्यूमन ब्लड, उसमें ग्लूकोज जो होती है वो कितनी होती है? तो 80 से 120 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब पर लीटर ब्लड में 80 से 100 ml ब्लड में 80 से 120 मिलीग्राम जो होती है वो क्या होती है? आपकी ग्लूकोज। उसी तरीके से आपसे कोलेस्ट्रॉल पूछा जाए कि प्रति 100 ml ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कितनी होती है? कोलेस्ट्रॉल मतलब चर्बी। चर्बी जो होती है वो आपकी प्रति 100 ml ब्लड में कितनी होती है? तो आप बता दोगे 150 से 250
150 से 250 प्रति 100 ml ब्लड, प्रति 100 ml ब्लड। उसी तरीके से आपके ब्लड में यूरिया का जो सामान्य स्तर होता है, यूरिया का सामान्य स्तर जो होता है वो कितना होता है, 18 से 30 ग्राम। 18 से 30 ग्राम जो है वो यूरिया का सही लेवल होता है प्रति 100। तो इन तीनों चीजों को याद में रखना। रक्त में ग्लूकोज का स्तर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता दोगे 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड। चर्बी पूछी जाए आपसे तो बता दोगे, यानी कोलेस्ट्रॉल आपसे पूछी जाए तो बता दोगे 150 से 250 प्रति 100 ml ब्लड। और यूरिया आपसे पूछी जाए तो ये 18 से 30 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड। तो ये सारी की सारी चीजें ही जी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आरबीसी के बारे में। इसके बारे में आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं। तो सबसे पहले आरबीसी का आपसे बोल दे कि वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ठीक है, आपको क्या बोल दिया जाए कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, आरबीसी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आरबीसी का दूसरा नाम, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताओगे एरिथ्रोसाइट्स। इंग्लिश का वर्ड है लेकिन हिंदी में ऐसे ही बहुत बार पेपर में देखा गया कि ऐसा लिखा होता है। तो ठीक है, आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है जी, एरिथ्रोसाइट्स होता है। उसी तरीके से आप बोलें कि आरबीसी का जन्म कहाँ पे होता है, या आपको बोल दिया जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो देखिएगा अस्थि मज्जा। कहाँ पे, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोन मैरो। आरबीसी का निर्माण पूछ ले, चाहे आपसे डब्ल्यूबीसी का पूछ ले, चाहे आपसे प्लेटलेट्स का पूछ ले, चाहे आपसे पूछ ले रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आपका सही आंसर जो आएगा वो आएगा अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। अस्थि होती है हड्डियां, हड्डियों के बीच के स्पेस में एक द्रव्य होता है, उस द्रव्य को क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा बोलते हैं। आपको बोल दिया जाए जी आरबीसी का कार्य क्या है, काम क्या है, यानी इस दुनिया में आया तो कोई ना कोई तो काम होगा। ठीक है, मन के ब्लड में डाले तो कोई ना कोई काम तो करेगा। तो क्या काम है, O2 को, यानी O2 को शरीर के अंदर लाना। अब ऑक्सीजन बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, इसी वजह से हम सांस ले पाते हैं, ऑक्सीजन की वजह से। O2 को शरीर के अंदर लेके जाना, यानी आपसे बोला जाए ऑक्सीजन को शरीर के अंदर कौन लेकर आता है, तो आरबीसी। ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लाना और CO2 को बाहर निकालना, और CO2 को बाहर निकालना। क्या जी, आपको बोल दिया जाए ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लाना और CO2 को बाहर निकालना, ये किसका कार्य है, आरबीसी का काम है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। सिलेबस देखिए सभी एग्जाम्स का सेम होता है, एक बार हम सिलेबस कवर करेंगे, फिर पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, चाहे किसी का लैब अटेंडेंट का एग्जाम है तो लैब अटेंडेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हरियाणा पुलिस का एग्जाम है तो हरियाणा पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी हुए अभी तक, और उसी तरीके से अगर किसी का ग्राम सचिव का एग्जाम है तो ग्राम सचिव के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे। क्लियर है जी। तो CO2 को बाहर निकालना। उसी तरीके से अगर किसी का क्या बोलते हैं एनटीटी का एग्जाम है तो एनटीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो हम सभी के एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारे एग्जाम में हमारी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। क्लियर है इतनी बातें। तो जन्म निर्माण ये कहाँ पे, अस्थि मज्जा। कार्य जो है वो है O2 को शरीर के अंदर लाना और CO2 को बाहर निकालना। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आपको बोल दे कि जी इसका जीवन काल कितना है, यानी लाइफ टाइम कितना है, कितने समय तक ये जिंदा रहते हैं, कितने समय तक ये जीवित रहते हैं, तो इनके अगर हम जीवन काल की बात करें तो लगभग 120 दिन, लगभग 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का जीवन काल नहीं पूछा जाता एग्जाम में। और अगर आपसे पूछा जाए इसकी मृत्यु कहां पे होती है, क्या मृत्यु कहां पे होता है, डेथ प्लीहा में। आपसे पूछा जाए आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं, तो प्लीहा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, प्लीहा। प्लीहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्प्लीन। आरबीसी का कब्रिस्तान यानी प्लीहा को बोलते हैं। इसको प्लीहा को इंग्लिश में बोलते क्या है, स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, स्प्लीन बोला जाता है। अब एक बात देखिए, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे बोलते हैं, मानव शरीर का रक्त बैंक पूछा जाए, ठीक है, तो वो भी किसको बोल देते हैं, प्लीहा। यानी अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, इंसान को चोट लगती है, तो चोट लगते खून बहता है, तो इंस्टेंटली जो ब्लड प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, प्लीहा यानी स्प्लीन। ये जो हमारा पेट है ना, पेट टिका हुआ होता है किस पे, प्लीहा पे। ठीक है, स्टमक बेड बोलते हैं, पेट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टमक। स्टमक बेड बोला जाता है स्प्लीन को, प्लीहा को। समझ गए इतनी बात।
ठीक है, तो ये था इसका बेसिक। उसके बाद देखिएगा आरबीसी में और क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो आरबीसी जो है इनकी संख्या होती है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी इनकी संख्या होती है, ना कि इनकी मात्रा होती है। एक चीज हम बात करें, एक होती है संख्या और दूसरी चीज होती है मात्रा। तो इन दोनों में डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डिफरेंस क्या है? संख्या वो होती है जिसको हम गिन सकते हैं, मात्रा वो होती है जिसको तोला जाता है, मात्रा को कभी भी गिना नहीं जा सकता। तो आरबीसी को हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं। किससे? हीमोसाइटोमीटर से। किससे करते हैं? हीमोसाइटोमीटर से। तो आरबीसी की संख्या किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो आंसर आएगा हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। क्लियर है? जितनी बातें किससे ज्ञात की जाती है? हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। अब यहां पे देखिए आरबीसी की संख्या ऊंचाई पर जाने से बढ़ जाती है। आरबीसी की जो संख्या है, आरबीसी की संख्या ऊंचाई पर जाने से, संख्या ऊंचाई पर जाने से बढ़ जाती है। ऊंचाई पर जाने से बढ़ जाती है। किसकी संख्या? आरबीसी की संख्या। आरबीसी की संख्या ऊंचाई पर जाने से बढ़ जाती है। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए सोते समय आरबीसी की संख्या 5% तक कम हो जाती है। सोते समय आरबीसी की संख्या 5% तक कम हो जाती है। 5% तक कम हो जाती है। तो अब यहां पे देखो कि आरबीसी जो है ऊंचाई पर जाने से, एक ऊंचाई फिक्स की होती है बुक्स में, कई बुक्स में लिखा होता है 4200 मीटर की ऊंचाई पर 30% तक आरबीसी जो है ये बढ़ जाते हैं। तो ऊंचाई पर बढ़ेंगे। अब इसका इफेक्ट बीपी पे क्या पड़ेगा? बीपी यानी ब्लड प्रेशर। क्या? ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो है, जिसे हिंदी में आप रक्त दाब बोलते हो या फिर क्या बोलते हो? रक्तचाप बोलते हो। तो ये दोनों ही बीपी को बोला जाता है, कंफ्यूज मत होना। तो अगर ऊंचाई पर जाने से आपसे पूछा जाए बीपी कैसा रहता है, तो आप बता दोगे ऊंचाई पर जाने से बीपी बढ़ जाता है, क्योंकि आरबीसी भी बढ़ते हैं। सोते समय आरबीसी नॉर्मल नहीं रहता। क्या रहता है? कम रहता है। आपको नॉर्मल का भी ऑप्शन मिलेगा और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही ऑप्शन लगा कहते हैं कि नॉर्मल रहता है। नहीं, क्या? कम रहता है। समझ में आ गई इतनी बातें? बीपी नॉर्मल से कम होता है सोते समय में। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बीपी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है, जो हमारी हृदय की में जो धमनी होती है, धमनियों की दीवारों पर लगने वाला जो बल होता है, रखने वाला जो दाब होता है, उसको रक्तदाब बोलते हैं। धमनियों की दीवारों पर लगने वाला दाब, उसको रक्तदाब बोलते हैं। अब ये नॉर्मल होता है कितने? 120 से 80, यानी 120 ज्यादा से ज्यादा ठीक है और 80 कम से कम। और ये जो 120 वाली जो सिचुएशन होती है ना, 120 वाली जो सिचुएशन होती है, इसको सिस्टोलिक बोलते हैं। और 80 वाली जो सिचुएशन होती है जी, इसको डायस्टोलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायस्टोलिक। इसको सिस्टोलिक बोलते हैं। और 80 वाली जो सिचुएशन है, इसको क्या बोला जाता है? डायस्टोलिक कहा जाता है। होप सो आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। 120 को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। 80 को क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा कि अगर किसी का बीपी जो है वो सामान्य से अधिक हो जाता है, तो उस सिचुएशन को हम सिस्टोलिक वाली जो सिचुएशन होती है, यानी 120 से ऊपर वाली जो सिचुएशन होती है, यानी 150 से 50, यानी ज्यादा 150 हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन बोलेंगे, कि इंसान को क्या हो चुकी है? हाइपरटेंशन। और बीपी कम हो जाने पर, बिल्कुल कम हो जाने पर, इस सिचुएशन को हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? हाइपोटेंशन। ध्यान में रखिए, एक है हाइपोटेंशन अगर बढ़ जाए और कम हो जाने पर हाइपोटेंशन। समझ गए? ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही तो रिपीट करके पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, रिपीट करके पढ़ोगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि समझ में आएगी। तो चलो नेक्स्ट देखो, आरबीसी जो है इसमें ही जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाई जाती है? हीमोग्लोबिन। आपसे पूछा जाए मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, या आरबीसी का रंग लाल किसके कारण होता है? आरबीसी का रंग लाल पूछ ले, कुछ भी पूछ लिया जाए, ब्लड का रंग लाल पूछ ले, ब्लड का रंग लाल पूछ ले, तो ये देखो आरबीसी का रंग लाल पूछ लिया जाए या ब्लड का रंग लाल पूछ लिया जाए, तो ये दोनों के दोनों ही इसका सही आंसर आएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखूं, हिम प्लस ग्लोबिन, ये जो हिम है ना, हिम
हिम वर्ड का मतलब होता है रंजक, रंजक मतलब डाई, ये ब्लड को रंगने का काम करता है, डाई करने का काम करता है। ये जो ग्लोबिन है इसमें ही लोहा नामक धातु पाई जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लोहा नामक धातु कहां पाई जाती है? ब्लड में। ब्लड में कहां पे? आरबीसी में। आरबीसी में कहां पे? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन वाला पार्ट होता है उसमें लोहा नामक धातु पाई जाती है। आपसे पूछा जाए ब्लड में लोहे का कौन सा यौगिक पाया जाता है, तो आपका सही आंसर आएगा हिमटिन। कौन सा जी? हिमटिन नामक यौगिक जो है पाया जाता है। आरबीसी जो है ये 5 से 6 मिलियन की संख्या में हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा संख्या होती है ये। अब ऐसा बोला जाता है कि जितने मरते हैं उससे ज्यादा हमारी बॉडी में बन जाती है आरबीसी। तो 600:1 ये आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी है, यानी जहां पे हमारी बॉडी में एक डब्ल्यूबीसी पाया जाता है वहां आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 600, यानी 600:1, 600:1 होता है आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, तो आज के क्लास में यही आरबीसी हमने पढ़ा बहुत अच्छे से। ठीक है, बीपी के बारे में जाना, क्लियर, और ब्लड की जो बेसिक चीज थी उसको पढ़ा। कल के जो क्लास होगी, मतलब नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी जब भी हो, उसमें हम क्या पढ़ेंगे जी? प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और रक्त समूह। तो तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच, तैयारी करते रहिए एग्जाम।